और चलिए बात करेंगे शी के समंदर वाले शहंशाह की। चीन ने तकनीक की दुनिया में एक और कमाल कर दिया है। चीन ने थोरियम रिएक्टर से चलने वाले दुनिया के सबसे बड़े कार्गो जहाज को दुनिया के सामने पेश किया है। थोरियम को ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल करके चीन ने बहुत बड़ी सफलता को हासिल कर लिया है। इससे अब व्यावसायिक जहाज, नेवल इंजीनियरिंग और समुद्र के अंदर अभियान चलाने में क्रांतिकारी बदलाव आ सकता है। अब दुनिया का ये सबसे बड़ा कार्गो जहाज 14,000 स्टैंडर्ड शिपिंग कंटेनर ले जा सकता है। चीन ने अब इसके महत्व को दुनिया के सामने जारी कर दिया है। चीन ने जहां थोरियम से रिएक्टर बनाने में सफलता हासिल की है, अब रिपोर्ट के मुताबिक ये कार्गो जहाज थोरियम आधारित मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर से चलता है और 200 मेगावाट की यहाँ पर जो एनर्जी है उतनी ही जितनी कि अमेरिकी नौसेना की सबसे आधुनिक सी वुल्फ क्लास की न्यूक्लियर अटैक पनडुब्बी का S6W वाटर रिएक्टर पैदा करता है। और जानकारियां आपको ग्राफिक्स के माध्यम से देने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ इसमें खूबियां हैं, किन किन खूबियों से लैस क्या कुछ क्वालिटीज, आइए ग्राफिक्स के माध्यम से समझाएं। थोरियम से ये बना है। चीन ने तकनीक की दुनिया में एक और कमाल कर दिखाया है। क्या है ये करिश्मा, ये आपको बता रहे हैं। चीन ने थोरियम से चलने वाला कार्गो जहाज बनाया है। थोरियम को ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल करके बड़ी सफलता यहां पर हासिल की है। थोरियम इसका मेन एलिमेंट है। चीन ने जिस तरीके से थोरियम रिएक्टर से चलने वाला ये कार्गो जहाज बनाया है, मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर से ये चलता है, ये वाकई एक बेहद बड़ा करिश्मा। सॉल्ट रिएक्टर से दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो जहाज है ये। थोरियम को ऊर्जा के रूप में ये इस्तेमाल करता है। ये बड़ी सफलता चीन ने यहाँ पर हासिल की है। व्यावसायिक जहाज, नेवल इंजीनियरिंग और इसके अलावा तमाम चीजें जिसमें इस्तेमाल होगा। 14,000 स्टैंडर्ड शिपिंग यहाँ पर इसकी एक बेहद बड़ी क्वालिटी है। वही चीन ने तकनीक की दुनिया में ये कमाल कर दिखाया है, ये बेहद बड़ा करिश्मा कर दिखाया है। थोरियम से चलने वाला मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर से दुनिया का ये सबसे बड़ा कार्गो जहाज, इसका जो मेन एलिमेंट है वो थोरियम है। ये थोरियम से बना हुआ है और ये किस तरीके से और कारगर साबित होगा, आपको बताया कि व्यावसायिक जहाज, नेवल इंजीनियरिंग और समुद्र के अंदर अभियान चलाने में ये बेहद क्रांतिकारी बदलाव है। तो ये समंदर का शहंशाह अब चीन के पास है। कार्गो जहाज देखकर दुनिया भी दंग है। थोरियम से इसको बनाया गया है और एक बेहद बड़ा इनिशिएटिव, सक्सेसफुल इनिशिएटिव इसको कहा जा सकता है। तकनीक की दुनिया में ये एक करिश्मे की तरह है। अब क्या कुछ इसके यूसेजेस हैं, किस तरीके से ये इनोवेटिव है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच थोरियम से चलने वाला ये पहला कार्गो जहाज है जो कि चीन ने बनाया है। क्या कुछ इसकी क्वालिटीज रहेंगी, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी, रक्षा विशेषज्ञ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है प्रफुल्ल जी आपका। प्रफुल्ल जी, थोरियम से बना हुआ ये जहाज या फिर यूं कहे कि समंदर का शहंशाह, थोड़ा सा थोरियम के बारे में समझाइए कि ये क्या एलिमेंट है, किस तरीके से अलग रहता है ये। देखिए, मैं हर्षा जी आपको ये बता दूं कि भारत में जो थोरियम और यूरेनियम, ये दोनों न्यूक्लियर रिएक्टर में काम आते हैं। थोरियम और यूरेनियम, जो थोरियम होता है उसको फायर करके यूरेनियम ग्रेड बना के फिर न्यूक्लियर रिएक्टर चलता है। और भारत में 33% ऑफ द वर्ल्ड थोरियम की प्रोडक्शन होती है। भारत की खनिज में ये सब बहुत अग्रिम है। और पर चाइना इसके आगे होल्ड ले गया, आगे निकल गया है, क्योंकि ओपिनियन ये थी साइंटिस्ट की कि यूरेनियम से ही चल सकता है, थोरियम से अभी समय नहीं आया है। बट चाइना ने कंसेप्ट बना लिया है कि थोरियम ग्रेड को यूज करके उससे क्या होता है कि उनको कूलिंग में बहुत आसानी होती है। उनको कूलिंग के लिए स्पेशल सिस्टम नहीं लगाने पड़ते और ज्यादा एफिशिएंट होता है, ज्यादा माइलेज देता है। तो थोरियम की ये क्वालिटीज है और कैरिंग कैपेसिटी बहुत है। अब ये जो जहाज है, ये 1800 जब वेसल्स कंटेनर ले जाएगा। कई कहने का मतलब है एफिशिएंसी बढ़ जाती है, वेट कैरिंग कैपेसिटी, माइलेज और कूलिंग टाइम बड़ा कम होता है इसका। ये बहुत खासियत है इसके ऊपर। तो एक किस्म से ये जो थोरियम का पे जो अग्रसर हुआ है चाइना, आपको पता है चाइना कितना खनिज पदार्थ के और रेयर अर्थ के पीछे पड़ा रहता है।
वो उसमें बहुत ही ज्यादा निवेश कर रहा है और इन्वेस्ट कर रहा है। तो इस समय चाइना ने ये जो जायंट प्रोजेक्ट कंसेप्ट बनाया है, अभी जहाज रेडी नहीं है। हमारी गलत इंफॉर्मेशन आ रही है कि जहाज बना लिया है, नहीं, ये अभी कंसेप्ट तैयार किया उसने। तो इसका मतलब ये है कि अब कंसेप्ट आ गया है, अब दूसरी कंट्रीज भी इसके पीछे जाएगी। भारत ने ऑलरेडी इस पर स्टडी कर रखी है और लेट अस होप कि इंडिया भी इस फील्ड में अब कुछ आगे निवेश करता है। बिल्कुल सर, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि सबसे बड़ा भंडार थोरियम का भारत के पास है, इसके बावजूद थोरियम क्यों नहीं डेवलप हो पाया? ये कार्गो शिप हम क्यों नहीं बना पाए? देखिए मैडम, आपको मैं ये बता दूं कि कंपैरिजन जो होता है ठीक नहीं होता। हमारी सिस्टम अलग है, चाइना का गवर्नेंस सिस्टम अलग है। चाइना इन चीजों में ज्यादा ध्यान देता है, डेवलपमेंट में ज्यादा ध्यान देता है। देखिए, ये थोड़ा कड़वा घूंटा में पीना पड़ेगा। जब आपको डेवलपमेंट करनी होती है तो आप देश की डेवलपमेंट की तरह ज्यादा ध्यान देते हैं। हमारी कंट्रीज जो है डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, हमारे कई और जगह ध्यान रहते हैं। तो ये एक बड़ी बात है। हर एक डेमोक्रेसी में ये चीज देखी गई है कि स्पीड स्लो होती है, डिसीजन मेकिंग बॉडी एक होती है, कंट्रोलिंग बॉडी एक होती है, जिसको कहते हैं ना कमांड एंड कंट्रोल लाइन एक होती है। तो उसमें डेवलपमेंट जल्दी होती है। और आप देखेंगे चाइना ने रशिया से टेक्नोलॉजी लेके आगे हो गया है, रिवर्स इंजीनियरिंग करी है, अमेरिका के F-35 की टेक्नोलॉजी चुरा के उसने वो कर दिया है। तो क्योंकि चाइना सिर्फ अपना ध्यान दे रहा है नेशनल डेवलपमेंट में, ये चीज। तो इसमें आप भारत ने अपनी नीति बदल ली है। भारत अब ध्यान दे रहा है इनके ऊपर। जैसे आपको पता है जो मेक इन इंडिया के तहत और स्वर्ण भारत जो बाय 2047 जो हम हासिल कर रहे हैं, उसमें इन सब चीज का प्रावधान है और भारत ने बहुत जल्दी इस ओर आगे बढ़ रहा है। हमारी अब क्षमता आपको देखने को मिलेगी, चाहे अभी इसमें हमने थोड़ा बढ़त हासिल ना की हो, पर मैं आपको एश्योरेंस देता हूं अगले 6-7 साल में आप देखेंगे हम चाइना को के बगल में आ जाएंगे और आगे निकल जाएंगे। बिल्कुल। हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव भी जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। संदीप जी, बहुत स्वागत है आपका। संजीव जी, थोड़ा सा इस पूरे मैकेनिज्म के बारे में समझाइए, क्या कुछ इसकी खूबियां हैं और पहले की टेक्नोलॉजी से किस तरीके से ये अलग? ये देखिए, चाइना लगातार अपने जो अनेक जो डिफेंस के मॉडर्नाइजेशन को, अपने जो भी टेक्नोलॉजी का जो एडवांसमेंट्स हैं उनको वो लगातार कर रहा है। और चाइना ने जरूर एक लीड ले रखी है, जैसा कि हमने डिस्कस किया। लेकिन आज का ये जो नया भारत है, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का, वो भी अनेक इन सारे जो महत्वपूर्ण सेक्टर्स हैं, जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स के संदर्भ में भी और डिफेंस टेक्नोलॉजी के संदर्भ में भी हम अपने जो मॉडर्नाइजेशन को, अपने एडवांसमेंट्स को तेज गति से आगे बढ़ा रहे हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि चाइना अनेकों जो इस तरीके के जो इक्विपमेंट्स हैं उसमें और इस तरीके के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें लीड जरूर ले रखी है। लेकिन चाइना की जो भी इस तरीके के डेवलपमेंट्स होते हैं उस पर कई बार उसकी कितनी क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर सवालिया निशान बने रहते हैं। जैसा कि अभी बख्शी सर ने बताया कि चाइना रिवर्स इंजीनियरिंग का सहारा लेते हुए अनेक तरीके से टेक्नोलॉजी इत्यादि की चोरी के माध्यम से भी, कॉपिंग के माध्यम से भी वो ऐसे इक्विपमेंट डेवलप कर लेता है। और हमने फाइटर जेट्स के संदर्भ में भी देखा था, एयरक्राफ्ट कैरियर्स के संदर्भ में भी देखा था, और अब इस तरीके का जो एक नया थोरियम बेस्ड ये जो नया प्लेटफॉर्म उसने विकसित किया है, वो भी उसके ऊपर भी अभी जब तक इसके बारे में सारे तथ्य सामने नहीं आ जाते तब तक इसके बारे में पूरा विश्वास कर पाना संभव नहीं होगा कि ये चाइना ने एक्वायर कर लिया है। और चाइना के द्वारा इस तरीके के जो इक्विपमेंट्स डेवलप किए जाते हैं उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह हमेशा खड़े रहते हैं। और चाइना अनेकों नकारात्मक माध्यमों से भी ऐसे प्लेटफॉर्म डेवलप करता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि चाइना जरूर एडवांसमेंट्स कर रहा है, चाहे वो आप देखिए तो चाहे हाइपरसोनिक वेपन्स हों, न्यूक्लियर रिएक्टर्स हों, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स हों, सभी में चाइना ने एक लीड जरूर ले रखी है। और दुनिया में, विश्व में जिस तरीके से एक महाशक्तियों के बीच में एक वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता चल रही है और चाइना जिस तरीके का बड़ा महत्वाकांक्षी व्यवहार करता है, उसका लक्ष्य 2035 तक अपने डिफेंस मॉडर्नाइजेशन को कंप्लीट कर लेने का है। ऐसे में मेरा मानना है कि चाइना और भी
तेज गति से अपने इन प्लेटफॉर्म्स को विकसित करेगा और ये भारत के लिए नितांत आवश्यक है। और मैं आपके बड़े सम्मानित चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस संदर्भ में हमारा जो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO हो, हमारे जो अन्य डिजाइन ब्यूरोज हो, वो सभी बहुत शानदार कार्य कर रहे हैं और हम तेज गति से चाइना को कैचअप करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जो कि हमारी एक अपरिहार्य अनिवार्य सामरिक आवश्यकता है। ये हमारे अपने राष्ट्र के लिए तो आवश्यक है ही, लेकिन एक स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए भी चाइना के जो भी डेवलपमेंट्स हैं उसको ध्यान में रखते हुए हमको उस आधार पर भी अपने जो कैपेबिलिटीज को, अपने एडवांसमेंट्स को, अपने मॉडर्नाइजेशन को करना होगा, ताकि चाइना किसी तरीके का हमारे ऊपर कोई दबाव ना बना सके और हमारी जो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ है, हमारा जो डिफेंस पोस्चर है, हमारी जो कम्प्रहेंसिव नेशनल पावर है, वो लगातार सशक्त और विकसित होती रहे। और ये जैसा कि मैंने कहा कि हमारी एक अनिवार्य सामरिक आवश्यकता भी है। ये एक एसेंशियल जिसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक इम्पेरेटिव है कि भारत अपनी इस तरीके के जो एडवांस इक्विपमेंट्स हैं, चाहे रिएक्टर्स हो, चाहे वो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हो या सबमरीन्स हो, सभी को डेवलप करें। बिल्कुल, अब देखना होगा भारत कब तक ये डेवलपमेंट करता है। हालांकि अभी चाइना का जिस तरीके से ब्लूप्रिंट तैयार है, मैकेनिज्म की बात निकलकर सामने आ रही है, ये भी देखना होगा कि चाइना कब तक ये डेवलपमेंट पूरा करता है। दोनों के पास मैं वापस लौटूंगी। अब हम बात करेंगे रूस यूक्रेन में आर पार की जंग।